ठीक है, पहला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अगर कोई इंग्लिश हिंदी मीडियम है तो आप लोग थोड़ा बोल दीजिएगा, ठीक है, जैसे भी होगा। तो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कैसे आया था उसको हम देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था ये है कि जो यूएनओ है, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकार, जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, जो सार्वभौमिक जिसको घोषणा करते हैं, किस डेट को क्या होता है स्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, ह्यूमन जो राइट्स है यानी मानव अधिकार है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो समाज में मेनली महिलाएं और जो बच्चे होते हैं और बुजुर्ग होते हैं, इनको ज्यादा आवश्यकता होती है और इनके एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसको देखिए शुरू किया गया था, कब किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। यानी जो 10 दिसंबर है उसको उसमें किया गया था। इसलिए आप लोग जानते हैं कि जो 10 दिसंबर है, उस 10 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे भी हम बनाते हैं। कब बनाते हैं? 10 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार दिवस है उसको हम मनाते हैं। तो इसको भी आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कब कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, 10 दिसंबर को। और सबसे ज्यादा वनरेबल कौन होते हैं? सबसे ज्यादा वनरेबल हमारे यहाँ पे जो महिला और जो बच्चे और जो बुजुर्ग होते हैं वो ज्यादा सबसे क्या वनरेबल होते हैं, मतलब उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो ये कब हुआ था? ये आपका 10 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 10 दिसंबर को ये हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। तो 10 दिसंबर को क्या हुआ था? ये मनाया जाता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये तो इंटरनेशनल रूप से हम देखते हैं कि मानवाधिकार के बारे में। अब भारत में कब शुरू हुआ था? देखिए, भारत में जो शुरू हुआ था 1992 में, ये भारत में लाया गया था। यानी भारत में जो मानवाधिकार आयोग बनाया गया था, इसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहा जाता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहा जाता है। वो 1992 में उसको बनाया गया था। और इसमें देखिए पहले क्या होता है, पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते थे वो इसके अध्यक्ष होते हैं। अब उसको क्राइटेरिया को हटा दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जो जजेस है वो हमारे देश में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं। पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते थे वही क्या होता है, केवल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो सकते थे। ठीक है, ये बदलाव कर दिया गया। अभी 2 साल हुआ है इसको बदलाव कर दिया है। तो भारत में कब शुरू हुआ? भारत में 1992 में शुरू हुआ है। और इंटरनेशनल रूप में अगर देखा जाए तो 10 दिसंबर 1948 को शुरू किया गया था। और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, देखिए ये इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा कब बना था? ये बना था 24 अक्टूबर 1945 में बना था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही क्या हुआ था, आपका यूएनए बना था। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे हम कह सकते हैं, इसका गठन कब हुआ था? सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था 1945 में, जब उसका एंड हो गया था, नहीं खत्म हो गया था, तो उसके बाद ही क्या है ये शुरू किया, मतलब इसको बनाया था। और इसका मेन उद्देश्य था कि जो दोबारा से इस तरह के जो वर्ल्ड वॉर है ऐसे ना हो, लेकिन ऐसे होता नहीं है। इनमें भी बहुत सारे विवाद है, तो उसको भी हम अलग से देखेंगे। अगला का देखिए, भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है। देखिए हमारे यहाँ पे जो जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल कहा जाता है, जो प्रशासनिक होते हैं यानी जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, चाहे वो आईएएस पीसीएस हो, चाहे वो इस तरह के जो बड़े ग्रेड ए और बी के जो बड़े अधिकारी होते हैं, इनके लिए क्या होता है, न्यायाधिकरण होता है। जैसे सेंट्रल लेवल में क्या होता है, कैट होता है, सीएटी कैट, यानी जो सिविल सर्विस जो एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल इसे कहा जाता है, सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल कहा जाता है। जो क्या होता है, जितने भी सिविल सर्विस होते हैं, आईएएस पीसीएस होते हैं, उनको जो भी मुकदमे वगैरह होते हैं उनकी सुनवाई करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो न्यायालय है ना, न्यायालय के पास क्या है, जो केसेस है बहुत ज्यादा है।
इसलिए उस न्यायालय के जो वार्डन है, यानी उसमें जो बोझ हो रहा है ज्यादा, तो इसके वर्किंग जो वर्क ज्यादा हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए ये ट्रिब्यूनल बनाया गया। आप लोगों ने सीएटी का नाम सुना होगा, एनजीटी का नाम सुना होगा, ट्राई का नाम सुने होंगे। तो ये सब क्या है, ट्रिब्यूनल होते हैं। जैसे ट्राई आप लोग देखते हैं, जितने भी ये मोबाइल से संबंधित है होता है, यानी टेली कम्युनिकेशन से संबंधित होता है, इसका रेगुलेशन करते हैं। उसके बाद जो एनजीटी क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट का जो इश्यूज होते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग, जैसे सेबी भी क्या होगा, सेबी शेयर मार्केट में जो कोई दिक्कत होता है उसको देखते हैं। तो ये सभी ट्रिब्यूनल है। और देखिए, जो ट्रिब्यूनल होते हैं ना, इनको पूरी तरह से न्यायालय नहीं कहा जाता है, पहली बात ध्यान रखिएगा। जो न्यायाधिकरण होता है, इनको पूरी तरह से न्यायाधिकरण नहीं कहा जा सकता है। ये क्या होता है, इसको अर्ध न्यायिक संस्था कहा जाता है, यानी क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है। पूरी तरह से इसको न्याय न्याय कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इनके पास जो हमारे जुडिशियली सिस्टम है, उनके पूरी पावर इसके पास नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, भारत में जो प्रशासकीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो भी चीज किया जाता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। अधिकतर जो कानून जिसमें बनते हैं, हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो रिकमेंडेशन करते हैं और उसकी अवस्थापना कौन करेंगे, वो आपके संसद के द्वारा किया जाता है। यानी जो हमारे पार्लियामेंट होंगे, उसके द्वारा क्या होगा, इसका गठन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो इससे गठन किसके द्वारा किया जाएगा, हमारे संसद के द्वारा इनका गठन किया जाएगा, यानी पार्लियामेंट के द्वारा से गठन किया जाएगा, जैसे जितने भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, ट्रिब्यूनल क्या होता है, अर्धन्यायिक संस्थाएं होते हैं। कैसे होता है, अर्धन्यायिक संस्था। और उत्तराखंड में अगर देखा जाए, तो उत्तराखंड में जो न्याय जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण का जो हेडक्वार्टर है, वो देहरादून में है। कभी कभी हेडक्वार्टर भी पूछ लेता है, तो उसको ध्यान देगा, तो कहाँ पे है, देहरादून में स्थित है। जो जहाँ से उत्तराखंड के जितने भी बड़े ए ग्रेड और बी ग्रेड के जो ऑफिसर वगैरह होते हैं, उनका क्या होता है, यहाँ से, यहाँ पे क्या होता है, उनके जो भी दिक्कतें वगैरह होते हैं, उनको क्या होता है, यहाँ पे सॉल्व की जाती है। जहां पे समझ में नहीं आएगा, आप लोग पूछिएगा। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण आप लोग जानते हैं, जो कंज्यूमर राइट्स होते हैं उसकी बात बता रहा है। जो कंज्यूमर राइट्स है, कंज्यूमर राइट आप लोग जानते हैं कि हम जो वस्तु खरीदते हैं, तो एक उनको कंज्यूमर कहा जाता है, और जो वस्तु बेचते हैं उसको क्या, विक्रेता कहा जाता है। तो जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम कर रहे हैं, उनको गलत सामान ना चलाए, या उनको क्या है, ठगा ना जा सके, उनके साथ बेईमानी ना की जाए, इसके लिए क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, यानी कंज्यूमर कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया है, 1986 में बनाया गया है। तो इसमें बोले कि इसमें 2000 में क्या जोड़ा गया है। देखिए, उपभोक्ता का शिक्षक अधिकार ये पहले से ही था। उसके बाद नकली वस्तुओं का सुरक्षा ये भी था। अनुचित व्यापार के विरुद्ध समाधान का है। ठीक है, उचित स्तर पर सुनवाई का भी क्या होता है, ये नहीं था। देखिए, पहले क्या होता कि इसका लेवल था कि जैसे एक होता है जिला स्तर पे होते हैं, एक आपका स्टेट लेवल पे होता है, और एक आपका देश लेवल पे, नेशन स्तर पर होता है। तो उसमें क्या होता कि जो कितने तक के जो केसेस है, वो सुन सकते थे। अभी क्या कर दिया कि जो केसेस के क्या होता है, जो पैसा का जो जो भी वस्तु है, उसके जो दाम है, उसके हिसाब से क्या होता है, उसका स्तर को बढ़ा दिया गया। तो उचित स्तर पर क्या होता है, सुनवाई का अधिकार करने की बात की गई है, कि कोई भी जो स्तर होगा उसको सुनवाई। पहले क्या होता था कि पहले केवल लिखित, जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बहुत सारे टाइप के कर सकते हैं। अगर कोई जा भी नहीं सकते हैं, तो किसी दूसरे के जो द्वारा अगर उसमें अपील की जाती है, तब भी उनमें सुनवाई की जा सकती है। ये बहुत सारे क्या है, चीजें इसमें ऐड हो गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीज क्या है, इसमें ऐड हो गया है, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये अब देखिए, कंज्यूमर राइट में ये तो कि क्वेश्चन तो पुराना है। अभी आप लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा, किसान आंदोलन सुना होगा, 2021 में शुरू हुआ था। उसमें क्या था, उसमें भी इसमें भी संशोधन करने की बात की गई। ठीक है, 2016 में भी इनमें संशोधन करके उसमें एक चीज कर दिया गया था, कि आप लोग देखे होंगे, जो भी बड़े अमीर लोग होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, ये क्या होता है, स्टॉकिंग करने की बात कर रहे हैं, यानी जमाखोरी जिसे कहते हैं। तो ये जो कृषि कानून आया था, उसमें एक प्रावधान इसमें इसके साथ जोड़ दिया गया था, कि वो लोग क्या होता है, जो भी व्यापारी होगा, वो अपने
कोई लिमिट नहीं हो, कितने भी वस्तु को क्या है यानी गुड्स को क्या है जमा कर सकते थे। तो इससे क्या होगा, अगर ऐसे जमा कर देंगे तो क्या होगा, मार्केट में क्या होगा, दिक्कतें पैदा हो जाएगा, जमाखोरी पैदा हो जाएगा। जब क्या होगा, डिमांड होगा तो वो क्या होगा, वस्तु को बाहर नहीं, मार्केट में नहीं निकालेंगे तो मार्केट में क्या डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और उससे क्या वस्तु के जो प्राइस है वो हाइक हो जाएगा। तो आम जनता के लिए बहुत दिक्कतें पैदा होने लगेंगी। इसीलिए देखिए, इसलिए क्या होता है, इसको वापस लेने की बहुत बड़ा मुहिम चला था, और बाद में सरकार ने इसको वापस भी ले लिया। तो ये हो गया आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात बोल रहा। अभी 2016 में इसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ, अमेंडमेंट किया गया था, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मस्तिष्क से प्रजनित उत्पाद बौद्धिक कार्य का स्वामित्व निहित है, और दो समूह अधिकृत स्वामित्व एवं औद्योगिक संपत्ति खंडों में विभक्त किया जा सकता है। प्रतिलिपियाधिकरण के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। देखिए, पहले है बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसे कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, जो इंटेलेक्चुअल होता है, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने बौद्धिक या अपने जो कह सकते हैं इंटेलिजेंस के आधार पर कोई वस्तु को अगर इजाद करता है, बनाता है या आविष्कार करता है, इन्वेंशन करता है, तो उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए, उससे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत यही बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने माइंड का इस्तेमाल करके, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके कोई चीजों को इन्वेंशन कर रहा है, तो उसमें क्या चीज नहीं मतलब उसके स्वामित्व में नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा, जो भी मेडिसिन वगैरह बनते हैं या जो भी चीज बनते हैं, इसमें अधिकतर क्या होता है, 20 साल के लिए पेटेंट होता है। आप लोग देखे होंगे, एक मेडिसिन आता है कंपनी बेस्ड मेडिसिन आता है, और एक मेडिसिन आता है जेनरिक मेडिसिन, का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो जो कंपनी बेस्ड मेडिसिन होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी नए मेडिसिन बने हैं, वो 20 साल तक वही कंपनी का क्या होता है, एकाधिकार होता है, मोनोपोली जिसे कहा सकता है, कि वो अपने मार्केट में क्या होता है, उसको अपनी तरह से क्या होता है, उसको ब्रांडिंग करके बेच सकते हैं। लेकिन वही अगर मेडिसिन जब 20 साल हो जाएगा, तो 20 साल होने जाने के बाद क्या होगा कि उस मेडिसिन का जो राइट है वो कोई भी गवर्नमेंट से ले सकता, बनाने का राइट। लेने के बाद जब वो मेडिसिन बनेगा, तो उस मेडिसिन कोई ब्रांड के नाम से नहीं बेचे जाएंगे, उनको कहते हैं जेनरिक मेडिसिन कहा जाता है। जो आप लोग देखे होंगे हर बड़े बड़े शहरों में क्या है, आजकल प्रधानमंत्री जेनरिक क्या होता है, मेडिसिन या जो मेडिकल खुल गया है। तो इसमें क्या है कि जेनरिक होता है कि ये वही फॉर्मूले होते हैं, जो ब्रांडेड कंपनी के फॉर्मूले होते हैं वही फॉर्मूले होते हैं, लेकिन क्या होता है, ये किसी कंपनी के नाम से नहीं बिकी जाती है। इसलिए क्या होता है, ऐसे जो मेडिसिन होता है जो चीप या सस्ते होते हैं दूसरे ब्रांडेड मेडिसिन के अपेक्षा। ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से आप लोग देखे होंगे, जो गीत वगैरह होता है, सॉन्ग वगैरह गाया जाता है, तो ये भी बौद्धिक वगैरह होता है। पहले आप लोगों ने देखा होगा एफएम रेडियो में क्या नए नए गाने आते थे। तो क्या होता है, अभी क्या होता है कि जो टी सीरीज वगैरह अपना जो गाना बनाते हैं, तो ये लोग पहले चुरा के अपनी इसमें चला देते। बाद में टी सीरीज ने क्या केस कर दिया, और बोला कि जो भी गाना है उसको 20 साल के बाद कोई क्या होता है, ओपनली उसका यूज कर सकता है। 20 साल से पहले क्या होता है, अगर किसी गाने को अगर कोई व्यक्ति अगर अपने निजी या लाभ यानी व्यापारिक हित के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होगा, जिसने उस गाने को बनाया है, जिसके पास उसका रॉयल्टी है, या जिसने उनका पेटेंट करवाया है, उस व्यक्ति को क्या होगा, आपको एक मुश्त पैसा देना पड़ेगा, या उसका जो भी चीज होता है उसको देना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि दो समूह अधिकृत स्वामित्व एवं औद्योगिक संपत्ति खंडों में विभक्त किया जा सकता है। तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं है, देखिए, कलात्मक एवं साहित्यिक कृतियां हो गया, सूचना संग्रहण हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। तो इसमें सूचना संग्रहण वाला नहीं है। तो सूचना संग्रहण के कोई क्या होता है, इसमें ट्रेडमार्क नहीं दिया जा सकता, या इसमें जो इसको कहते हैं WIP कहा जाता है, तो ये आपका नहीं आता है। तो बौद्धिक संपदा जो अधिकार है, इसके अंतर्गत क्या आता है, जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने का जो ट्रेड है वो नहीं इसमें होता है। देखिए, आप लोग देखे होंगे, इसमें क्यों नहीं है पहले समझ लीजिएगा। आप लोग या हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं, उसमें देखिएगा कि मॉल वगैरह में कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज में डिस्काउंट करके क्या होता है, मोबाइल नंबर लिख लेते हैं, या आप कहाँ कहाँ रहते हैं, या आपने क्या क्या सामान खरीदे, उसका क्या होता है लिस्ट वो लोग ले लेते हैं।
जिससे क्या होता है कि वो अपने जो भी प्रोडक्ट होता है कि किस जगह पे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, उस जगह पे क्या होता है अवेलेबल इसको करवाते हैं। तो ये क्या होता है, एक बिजनेस का क्या होता है एक टाइप है, और इसको कहते हैं डाटा एनालिसिस। और डाटा क्या होता है इस समय दुनिया का सबसे बड़ा ताकत है। जिसके पास जितने ज्यादा डेटा होगा उसके पास उतना ही ज्यादा क्या है पावर है। इसलिए आजकल आप लोगों ने देखा होगा डाटा साइंस बहुत ज्यादा चल रहा है। क्या चल रहा है, डाटा साइंस बहुत ज्यादा आपको इस समय देखा है उन्हें कि डाटा साइंस इसमें। और नए नए कोर्स भी आ रहा है डाटा साइंस के, इसको ध्यान रखिएगा। और हमारे देश क्या होता है बौद्धिक संपदा में बहुत पीछे है, कि हमें यहाँ पे क्या होता है जो रिसर्च पे और जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसमें बहुत ही कम पैसा खर्च की जाती है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, ये साइंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा है क्या है कि पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है। ठीक है, पीने के पानी जो हम जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें आर्सेनिक। एक बात आपको ध्यान रखिएगा, हमारे देश में पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर में सबसे ज्यादा आर्सेनिक पाई जाती है। और जो पहाड़ों यानी उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के जो पानी है इसमें अधिकतर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए देखिएगा उत्तराखंड में अधिकतर लोगों के पथरी बहुत ज्यादा होता है किडनी में, जिसको स्टोन कहते हैं, किडनी स्टोन कहते हैं। किडनी स्टोन क्या है उत्तराखंड में बहुत ज्यादा तेजी से होता है। क्यों होता है कि कैल्शियम धीरे धीरे क्या होता है इस किडनी में जमा हो जाता है, बहुत दिक्कत। और जो आर्सेनिक होता है तो ये क्या करते हैं, देखिए एक बीमारी होता है कैराटोसिस। कैराटोसिस बीमारी हो जाता है। कैराटोसिस में क्या होता है, देखिए हमारी जो हड्डियां वगैरह होता है इसमें धीरे धीरे क्या आर्सेनिक की क्या होता है जमाव हो जाता है। और होने के बाद क्या होता है हड्डी या जो मांसपेशी और हड्डी के साथ जो जुड़ाव होता है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। आप लोग अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे साइंस वगैरह तो आप लोगों ने एक नियम पढ़े होंगे लिंडमान का नियम, या इन्वायरमेंट पढ़े होंगे, जिसको 10% का नियम कहा जाता है, या लिंडमान, या इसको या बायो मैग्निफिकेशन का नाम सुने होंगे। बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखिए आर्सेनिक हो गया, ये जो मेटल होते हैं ना ये क्या होता है इसको हैवी मेटल कहा जाता है, यानी भारी धातु कहा जाता है। और जो हैवी मेटल्स होते हैं ये धीरे धीरे क्या होता है हमारे बॉडी में क्या होता है स्टोर होने लगता है। और स्टोर होके क्या होता है आर्सेनिक जैसे क्या होता है हड्डी और जो मांसपेशी होता है जो जो जहाँ पे जुड़ता है इसको कमजोर कर देता है। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है व्यक्ति खत्म हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हैवी मेटल क्या होता है लिंडमैन के नियम के अनुसार हमारे बॉडी में क्या होता है धीरे धीरे स्टोर हो जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है उसको बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो इसी कारण से ये चीज होता है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड किस काम में प्रयुक्त है। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको आप CO2 कहते हैं, ये किस काम के लिए होता है मतलब इसका क्या यूज होता है। देखिए पहले है साबुन बनाने में, निम्नलिखित निष्क्रमण निष्संक्रामक बनाने में, उसके बाद शीतल पेय बनाने में। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जो शीतल पेय होता है जिसको कोल्ड ड्रिंक कहा जाता है आपको मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो कोल्ड ड्रिंक बनाया जाता है ना उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। आप लोग देखिए जो कोल्ड ड्रिंक जब उसके ढक्कन खोला जाता है तो उसमें से जो झाग आता है या उसमें से जो गैस निकलता है तो वो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है उसमें टेस्ट होता है स्वाद होता है। क्योंकि कार्बन आप लोगों ने पढ़े होंगे सरफेस टेंशन का नाम सुने होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड होने पर क्या होता है जो भी कोल्ड ड्रिंक होता है वो जल्दी जीव के क्या होता है ज्यादा एरिया पे क्या होता है फैल जाता है और क्या होता है अच्छा नहीं लगता। आप एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल लीजिएगा और उसको 1 घंटा क्या है खोल के रख दीजिए, या एक गिलास गिलास में क्या है कोल्ड ड्रिंक रख के उसको 1 घंटा खोल के रखिए, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा वो कोई स्वाद ही नहीं लगेगा, पानी जैसा लगने लगेगा। क्यों होगा क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, क्या होता है जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। किसमें कहता है सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक जिसे कह सकते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। आप लोगों को कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं, और जितने बार सर पूछिए इसी देखिएगा। कारण हाँ हाँ बताइए। इसी कारण कोल्ड ड्रिंक होती है सी कार्बोनेट
हाँ, तो कार्बोनेटेड कार्बन, उसमें कार्बन सॉफ्ट ड्रिंक भी डाइऑक्साइड को क्या होता है, ही होता है उसमें, और वो क्या होता है उसके गैस के साथ क्रिया करता है, कार्बोनेट किया जाता है, उसमें नहीं कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। अब उस बोतल में पढ़ के देखिएगा, उस बोतल में खुद लिखा रहता है हाँ, जब ना आज। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। हाँ बताइए। हेलो। इसी कारण उसे कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक भी बोला हाँ जाता है हाँ, ना सर। वही वही बोल, तो कार्बोनेटेड ही होता है कि वो कार्बोनेट बन जाता है, तो उसमें मेनली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आप लोग बहुत सारी चीज देखे होंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हम वगैरह करते हैं, जैसे रोटी जब फूल जाता है उसमें होता है, वो जगह में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। तो मेनली जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है इसमें यूज किया जाता है, शीतल पेय वगैरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन ने गेहूं की एक उत्परिवर्तित किस्म बनाई जो कहलाती है। एक बार देखिए, इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि ये उत्तराखंड से जुड़ी हुई चीज है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछता। अभी देखिए, नाथन जी का देहांत हो गया, उनको भारत रत्न भी दिया गया। करेंट का भी क्या होता है आपके इसमें सिलेबस में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो एम एस स्वामीनाथन को क्या होता है, हमारे यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी जो हरित क्रांति के क्या होता है जनक इनको कहा जाता है। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जो उत्तराखंड का जो पंतनगर विश्वविद्यालय है, यानी कृषि विश्वविद्यालय है, ये एशिया और भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1960 में इसको बनाया गया था, और यहीं पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पे हरित क्रांति के जितने भी सीड बनाए गए थे पहले, आप अभी बनाए जाते हैं, पहले सबसे पहले यहीं पे बनाया गया था। जितने भी सीट्स बनाए गए थे, तो यहीं पे क्या है, इसको बनाया गया था, गन्ने के यहाँ पे सीट बनाया गया था। इसीलिए क्या कहते हैं, जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है, इसको क्या है, हरित क्रांति का जन्म स्थली कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा, हरित क्रांति का क्या है, जन्म स्थली। देखिए, इसको पूरा हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, जो कोई क्वेश्चन इसमें रह नहीं जाए। तो हरित क्रांति का जन्म स्थली कौन सा है, आपका पंतनगर कृषि, अभी गोविंद बल्लभ पंत का नाम जुड़ गया है। तो पंतनगर जो कृषि विश्वविद्यालय है, ये भारत और एशिया का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, और इसे हरित क्रांति का जन्म स्थली कहा जाता है। और एम एस स्वामीनाथन को क्या है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। देखिए, भारत में तो एम एस स्वामीनाथन को जनक कहते हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड में अगर देखा जाए, तो वर्ल्ड में क्या है, नॉर्मन बोरलंग नामक एक व्यक्ति है, जो सबसे पहले गेहूं का जो छोटी प्रजाति है उसका डेवलप किया था। तो उन्होंने सबसे पहले क्या है, हरित क्रांति का जो नाम है उनको सजेस्ट किया था, और बाद में एम एस स्वामीनाथन किया था। और भारत में 1966 में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 1966 में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इसको देंगे। और ये था पूसा 96, जो एक गेहूं के क्या था, पूसा 96, इसमें इसको लिया गया था। और ये बोने किस पे, देखिए पहले भारत में जो गेहूं के पौधे होते ना, उसको लंबाई बहुत ज्यादा होता है, और हवा और पानी के कारण क्या होता है, उसमें जो उत्पादन यानी प्रोडक्टिविटी होते थे बहुत कम होते थे। लेकिन जब उसका पौधे के हाइट कम हो गया, तो उसमें क्या है, उत्पादकता बढ़ गई, यानी प्रोडक्टिविटी क्या होता है उसमें बढ़ गई, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला देखिए, सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन करने का सर्वाधिक संभावित कारण माना जाता है। देखिए, जो हमारे स्टार होते हैं, सूर्य है, सूर्य भी क्या होता है, एक प्रकार के तारे हैं, एक तारे है, सूर्य भी क्या है, तारे हैं। जितने भी तारे होते हैं, स्टार होते हैं, उसमें एनर्जी होता है। जितने भी ग्रह है या प्लेनेट है, उसमें एनर्जी नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे सोलर सिस्टम में मेन ऊर्जा का सोर्स क्या है, तो सन है, यानी सूर्य है। अब सूर्य में ऊर्जा बनता कैसे है, तो सूर्य में आप लोग जानते हैं कि सूर्य में हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा है, और हाइड्रोजन गैस के जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो क्या होता है, आपस में कौन सा क्रिया कहता है, नाभिकीय विलयन, सलयन या विलयन कहते हैं, इसको करते हैं सलयन कहते हैं, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, करने के बाद क्या होता है, वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, और हीलियम में कन्वर्ट होके क्या बनाता है, एनर्जी बनाते हैं। तो मेनली एनर्जी का सोर्स क्या है, सन है, यानी तारे हैं। और तारे में जो एनर्जी बनते हैं, वो हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, और उसके माध्यम से क्या होता है, एनर्जी बनता है। और पूरे सोलर सिस्टम में एनर्जी का मेन सोर्स क्या है,
हमारा सन है। जिस दिन सन खत्म हो जाएगा पूरा सोलर सिस्टम उसी दिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में या जहां से हम एनर्जी ले रहे हैं वो सोर्स कहाँ से आ रहा है, सन से ही आ रहा है। सन खत्म, एनर्जी का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तो होता, और जो देखिए एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन बम होता है वो भी क्या होता है, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम भी किस पे होता है, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, जिसको ध्यान रखिए। लेकिन जो एटॉमिक बम होता है, जिसको परमाणु बम कहा जाता है, वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। या आप रिएक्टर आप लोगों ने देखा होगा, तो रिएक्टर जो होता है, परमाणु रिएक्टर या एटॉमिक रिएक्टर जो होता है, वो भी क्या होता है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन में होता है, जिसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उससे क्या होता है। और भी एक बात याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन बम होता है वो न्यूक्लियर बम से ज्यादा डेंजरस होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन जो बम है वो क्या होता है, सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि सूर्य के अंदर एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो नाभिकीय संलयन है। इस सिद्धांत को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये आप लोग थोड़ा सा सर्च करके बताइएगा। कि जो सूर्य के अंदर एनर्जी बन रहा है, यानी नाभिकीय संलयन हो रहा है, इसको सबसे पहले किसने बताया था, इसको आपको बताना है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उस समय के करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो इस करंट अफेयर के क्वेश्चन पर हम इस समय चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो भी आएगा नया करंट अफेयर आएगा तो वो पूरा तरह से क्या होगा, बदला हुआ होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको हरित गृह प्रभाव जिसे कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन योगदान देता है। देखिए ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है उसका मेन मतलब होता है कि हमारे जो अर्थ है यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ जाना। आप लोग पहाड़ों में देखे होंगे बहुत सारे पॉली हाउस देखे होंगे, पॉली हाउस जैसा वर्क करता है वैसा ही क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्टिव भी वैसा ही वर्क करता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के आसपास, ये एक प्रकार का क्या है, कंबल जैसा यानी ब्लैंकेट जैसा काम करता है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि सन से जो विकिरण रेडिएशन आता है ना, वो क्या होता है, वो सूक्ष्म रेडिएशन होता है, स्मॉल वेवलेंथ वाला रेडिएशन होता है, तरंग होता है, रेडिएशन का तरंग का है। लेकिन जब ये पृथ्वी से टकराते हैं, पृथ्वी के बहुत सारे जो पार्टिकल है जब टकराते हैं, तो ये क्या होता है, बिग वेवलेंथ बन जाता है। इसका वेवलेंथ क्या होता है, बिग बड़ा बन जाता है, जिससे क्या होता है ये वातावरण से बाहर नहीं जा पाते हैं, और क्या होता है पृथ्वी को क्या गर्म कर देता है। देखिए इसमें हरित गृह प्रभाव में कौन कौन सा गैस, कौन कौन सा गैस इसमें शामिल है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात ध्यान रखिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड ये एयर पोल्यूटेड नहीं होता है, ये क्या होता है, जो हमारे पृथ्वी के क्या होता है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए काम आता है। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या होता है, ओजोन, ओजोन का नाम सुने होंगे, ओजोन से। तीसरा होता है मीथेन, मीथेन का नाम सुनेगा। अब अभी आप लोगों ने अगर न्यूज में सुने होंगे, उत्तराखंड में गर्मी के सीजन में एक धान लगाया जाता है, उस पर गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया। देखिए ये करंट का न्यूज है, ये क्वेश्चन पुनः बनेगा। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जहां पे भी वेटलैंड एरिया होता है, नहीं जहां पे दलदल एरिया होता है, उस मिट्टी में क्या होता है, मीथेन गैस बनते हैं। या आप लोगों ने बहुत सारे घास खाने वाले एनिमल देखे, जैसे गाय भैंस देखे होंगे। वो देखिए घास खाने के बाद क्या होता है, बाद में अपने जो स्टोमक है वहां से घास को मुंह में लाते फिर चबाते, जिसको जुगाली कहा जाता है। उससे भी क्या होता है, मीथेन गैस निकालते हैं। तो इससे क्या होता है कि मीथेन गैस क्या होता है, हमारे अर्थ के यानी पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। उसके बाद जल वाष्प हुआ, यानी वाटर वेपर हो गया, ये बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो ये बहुत सारी चीज है। उसके बाद क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, वो भी क्या होता है, इनडायरेक्ट रूप से क्या होता है, हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या है, बढ़ाता है। नहीं मेन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। इसलिए देखिएगा आप लोगों ने सुना होगा, क्योटो प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो इमिशन है उसको कैसे रोका जा सके। उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पढ़े होंगे सब आप लोगों ने जब टैट वगैरह का पेपर दिए होंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो क्या है, कि जो ग्रीन जो हमारे ओजोन लेयर है उसका संरक्षण करने के लिए क्या है, उसको प्रोटोकॉल की गई है, जो
देशों के, अलग अलग देशों के मिलकर इस पे काम किया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें कौन कौन सा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है, ओजोन है, ये मेनली है। अगला कि रेडॉन जो फेफड़े के कैंसर के होने वाली मृत्यु के लिए का स्रोत क्या है। देखिए जो रेडन जिसे कहा जाता है, रेडन एक प्रकार से क्या है, आप लोगों ने कुछ निष्क्रिय गैस का नाम सुना है, इनर्ट गैस का नाम सुना है, उसमें भी ये आता है। देखिए अब पहले आता है कि कैंसर क्या होता है। देखिए साइंस भी आपके इसमें है, उत्तराखंड भी आपके इसमें है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो मेन क्या है कि कैंसर क्या होता है। पहले देखिए कैंसर क्या होता है कि किसी भी बॉडी में यानी शरीर में जो हमारे सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, उनका अनियमित रूप से बढ़ना, यानी इनरेगुलरिटी में क्या होता है उसका इंक्रीज होना, उसको कैंसर कहते हैं। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, तो बल्कि क्या होता है, जब हमारे बॉडी में जो हमारे सेल्स होता है, कोशिका होता है, वो अनियमित रूप से अगर उसकी वृद्धि होती है तो उसको कैंसर कहते हैं। और कैंसर होने से क्या होता है, वहां पे ब्लॉकेज हो जाते हैं और धीरे धीरे वो पे पॉइजन बन जाता है, और पॉइजन जब वहां पे शरीर में फैल जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पहले मालूम नहीं चलता है, इसको ध्यान रखिए। तो इससे कैंसर होता है। और क्या होता है, फेफड़े, फेफड़े जानते हैं मनुष्य के जो फेफड़े होता है, जो होते हैं उसमें जो हमारे श्वसन क्रिया में काम करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो रेडियम रेडियम होता है, इसमें होता है। रेडॉन का और एक उपयोग आप लोग को और बता देता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कभी भूकंप वगैरह आता है, तो भूकंप होने पर देखिए रेडॉन एक ऐसा गैस होता है, गैस का है, जो इनर्ट गैस होता है, जो क्या होता है एयर में नहीं पाया जाता, बल्कि वो मिट्टी में पाया जाता है, नहीं भूमि में पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। तो जब भी कभी भी क्या होता है, अर्थ क्यूब आता है, तो सबसे पहले हमारे जो मिट्टी है, भूमि है या अर्थ है, उनमें से रेडॉन गैस क्या होता है, इमिशन होता है, यानी निकलता है ना। और इस गैस के प्रभाव के कारण क्या होता है, बहुत सारे एनिमल क्या होता है जान जाते हैं कि इस जगह पे कोई खतरा होने वाला होता है, इसलिए जहां पे भूकंप आने वाले होते हैं, तो वहां पे जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, वहां से क्या होता है धीरे धीरे पलायन करने लग जाते हैं। क्योंकि जिनके क्या होता है नाक में सूखने की शक्ति बहुत ज्यादा होता है, ऐसे कुत्ते वगैरह होते हैं, उनके ऐसे एनिमल क्या होते हैं वहां से चले जाते हैं। तो रेडॉन के बारे में ये भी जान लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन से कम 4-5 क्वेश्चन का क्या होता है, हम एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे क्या होता है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको याद हो जाए, और आपको जितने भी स्क्रीनिंग या क्वालिफाइंग के जितने भी मार्क्स है उससे बेटर कर पाए। ठीक है, तो कैंसर भी क्या होता है और रेडॉन भी क्या होता है, ये इनर्ट गैस है, ये भी आपको सारी चीज आप लोगों को बता दिया हूँ। जहां पे आप लोगों को दिक्कत है वो वहीं पे आप लोग पूछिएगा, जिससे बेटर उसको हो सकता है। तो ये अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है। ओजोन अभी आपको बताएगा ओजोन। एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि ओजोन जो होता है, ओजोन गैस वो किस लेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पाई जाती है। ये आप लोगों के लिए एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पाया जाता है। और एक बात और आपको आपसे पूछ जाता है, जो अभी आपने पढ़े ना ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस, ये हमारे एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, टोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मेसोस्फेयर होता है, आइनोस्फेयर होता है, और फिर एक्सोस्फेयर होते हैं। तो ये जो 5 लेयर है, इनमें इन लेयरों में बताइएगा कि कहाँ पे ओजोन पाया जाता है और कहाँ पे आपका ग्रीन हाउस गैसेस पाया जाता है। ये आप लोग थोड़ा बताइएगा। तो ये ओजोन परत को नापने के लिए क्या होता है, जो यूनिट होता है उसको डप्सन कहा जाता है। क्या कहता है, डप्सन। ये एक बात एकदम याद रखिएगा, डप्सन से क्या होता है, इसको नापा जाता है। और एक बात और याद रखिए कि ओजोन को क्या है, हम O3 से दिखाते हैं। ओजोन को किससे दिखाते हैं, O3 से दिखाते हैं। ओजोन को किससे दिखाते हैं, O3 से दिखाते हैं। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16, याद रखिएगा। 16 जो सितंबर होता है, इसमें क्या होता है, ओजोन डे मनाते हैं, ओजोन डे मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और ओजोन को संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, इसके संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है।
कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये हुआ था 1987 में हुआ था। और मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? ये कनाडा का एक शहर है। ठीक है, कहाँ पे है? कनाडा में एक शहर है जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक, कहाँ पे होता है? कनाडा में है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जो ओजोन लेयर को संरक्षण करने के लिए की जाती है। इसको नापते किससे? डप्शन यूनिट से इसको नापा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में अब उपस्थित क्या है? है, देखिए, पहले हमने सेशन में थोड़ा सा क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया था, क्वेश्चन का नेचर कैसे है ये हम लोग जाने हैं। अब हम थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। देखिए, जीएस का जो सिलेबस है ये दो भागों में डिवाइड है। एक क्या है? सामान्य अध्ययन का है, जिसको जनरल स्टडी कहा जाता है। और दूसरा है उत्तराखंड। तो दो भागों में हम इसको पढ़ना है। और लगभग क्या है कि उत्तराखंड में जो ग्रुप सी का जो सिलेबस है, सेम टू सेम वैसे सिलेबस है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इसमें क्या है, हार्ड है, बस इतना ही है। ग्रुप सी में भी आजकल क्वेश्चन उतना इजी नहीं पूछ रहे हैं, समझ लीजिएगा। तो ग्रुप सी वाला सिलेबस है, उसको मान के चलिए कि ग्रुप सी में जैसे सिलेबस है वैसा ही सिलेबस है, मतलब स्क्रीनिंग की बात बोल रहा हूँ। लेकिन आपका जो दूसरा पेपर होगा वो आपके जो भी पोस्ट ग्रेजुएट वाला सब्जेक्ट होगा उसी से होगा। तो वो अपना सब्जेक्ट होगा, तो उसमें आपका पकड़ भी होना चाहिए और उसमें ज्यादा मेहनत। लेकिन क्या होता है, मेहनत करेंगे क्या, जब स्क्रीनिंग नहीं होगा तो आप उसमें बैठ नहीं पाएंगे। तो ये जो पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है, इसको बढ़िया से देना है कि इतना नंबर आ जाए कि हम दूसरे स्टेज में पहुंच पाए। तो देखिए, हम सिलेबस को जरा देख लेते हैं, जो पहले जनरल स्टडी की सिलेबस क्या है। और देखिए, इस सिलेबस को, इनके हर एक एक पॉइंट को हम देखेंगे। देखिए, इसमें क्या होगा कि जिसका साइंस का सब्जेक्ट है उसको भी कुछ हेल्प हो जाएगा इस चीज में। और जिनका अगर आर्ट्स का नहीं एसएसटी वाला सिलेबस है उनके लिए तो और भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो उनको ध्यान में रख के हम क्या होता है इसको देखेंगे। ठीक है, पहला है नेशनल और इंटरनेशनल क्या होता है, जो करंट अफेयर है। अभी आपको करंट अफेयर के बारे में बता रहा था, तो जो नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है उसको आपको पढ़ना है, चाहे वो भारत में जो करंट अफेयर है वो भी पढ़ना है। और दूसरी बात है कि जो आपका वर्ल्ड में हो रहा है, अभी देखिए अमेरिका में चुनाव हुआ है, ये सारे ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, ठीक है, ये सारे चीजों को आपको पढ़ना है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, यानी नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है उसको ध्यान रखना। दूसरा है जो गेम्स है, खेलकूद है, और जो मनोरंजन है, इंटरटेनमेंट के जितने भी साधन हैं, जैसे फिल्म हो गया, साहित्य हो गया, ठीक है, मनोरंजन के जितने भी साधन है उन संबंधित जो नेशनल और इंटरनेशनल जो अवार्ड वगैरह होता है, जैसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभी मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। ऑस्कर के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, खेल के बारे में देखिएगा, हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय खेल होता है, अभी ओलंपिक हुआ है, ओलंपिक पेरिस ओलंपिक हुआ है, भारत ने कितना पदक जीता है, सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला देश कौन सा है, भारत में पहला पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन है, दूसरा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार एक ही ओलंपिक में दो मेडल जीती है। तो ये सारे जो चीज है अब जानते हैं, तो उसको भी हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद पैरा ओलंपिक भी हुआ है, उसको देखना है। फिर क्या है, विंबलडन जितने भी गेम्स थे, जो अब टेनिस गेम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछते हैं। इन सही को आपको देखना है। अगला है भारत का इतिहास, यानी इंडियन हिस्ट्री देखना है, चाहे वो प्राचीन देखना है यानी इंसेंट है, उसके बाद मेडुअल है, उसके बाद क्या है आपका मॉडर्न है, इसको आपको देखना है। आपका एंशियंट इंडिया, मिडवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया आपको देखना है। उसके बाद कल्चर देखना है, संस्कृति कल्चर देखना है कि हमारे देश का अलग अलग जगह पे फोक डांस होता है, उसके बाद फोक सॉन्ग होते हैं, इसको देखना है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन देखना है, नेशनल मूवमेंट को आपको देखना है। और राष्ट्र निर्माणकारी गतिविधि, यानी जो हमारे नेशन डेवलपमेंट करने के लिए जो लोगों ने बलिदान दिए हैं या जिन्होंने योगदान दिए हैं, किस किस विधि से योगदान दिए हैं, उन व्यक्तित्व के बारे में भी हमें पढ़ना है। जैसे आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग उत्तराखंड से भी थे, और भारत के अलग भी अलग अलग राज्य से लोग हैं जो नेशनल मूवमेंट में भाग लिए हैं। उसके बाद उत्तराखंड में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड के अलग राज्य बनाने में भी सहायता किया। श्रीदेव सुमन हो गया, बहुत सारे, बद्री प्रसाद पंडे हो गया, ज्वाला प्रसाद हो गया,
इनको भी आपको देखना है, संस्कृति को भी देखना है। उसके बाद भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान, यानी ज्योग्राफी के बारे में बोल रहा है कि इंडिया का भी ज्योग्राफी पढ़ना है और वर्ल्ड का भी ज्योग्राफी पढ़ना है। दो ज्योग्राफी है आपको पढ़ना है। और देखिए यहाँ पे, देखिए ज्योग्राफी में क्या बोला है, केवल ज्योग्राफिकल ज्ञान नॉलेज की बात बोल रहा है, केवल आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। ध्यान देगा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। फिजिकल, फिजिकल में क्या है, नदी हो गया, झील हो गया आपका, पर्वत हो गया, पठार हो गया, मरुस्थल हो गया, महासागर हो गया, महाद्वीप हो गया, ये आपका फिजिकल है। वर्षा हो गया, तो इसी को पढ़ना है। ठीक है, आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, ज्योग्राफिकल जो ज्योग्राफी है उसमें भौगोलिक चीजों को पढ़ना है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन एंड जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है, जैसे इकोनॉमी में आता है नेचुरल रिसोर्स, चाहे वो वन हो, खनिज हो गया, जी माइंस से कहते हैं, फॉरेस्ट हो गया, उत्तराखंड फॉरेस्ट बहुत योगदान है, आप लोग जानते हैं, चिपको आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो नेचुरल का कितना है। उसके बाद बहुत सारे माइनिंग वगैरह होता है, या चोरी छिपे माइनिंग करते हैं उत्तराखंड में, आप देखे होंगे उसको करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, इसको उत्तराखंड में बहुत ज्यादा दिक्कत होते हैं, भूकंप आ रहा है, डैम वगैरह बन रहा है, उसमें बहुत सारी दिक्कत होती है। इन सब के बारे में आपको देखना है। भारतीय संविधान के प्रमुख विषय जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। उसके बाद मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है। मूल कर्तव्य के बारे में यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ना है। डीपीएसपी के बारे में पढ़ना है। देखिए उपभोक्ता सशक्तिकरण जो अभी आपको क्वेश्चन करवाया था उसमें आ गया है। ठीक है, उसके बाद बौद्धिक संपदा क्वेश्चन करवाया था उसमें। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, आप लोग जानते हैं, शिक्षा का अधिनियम 2010 में लाया गया था। और जो जिसके माध्यम से आरटीई के माध्यम से क्या है, जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। और दूसरी बात क्या होता है कि इसे हमें क्या है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य है उसके साथ साथ क्या है, हमें इसको क्या है, जो फंडामेंटल राइट में भी क्या है, इसको जगह दिया गया है, जो आर्टिकल 21A में इसको जगह दिया गया है। कहाँ पे जगह दिया गया है, आर्टिकल 21A, यानी 21A में क्या है, शिक्षा के अधिकार को हमने प्लेस दिया है, जो मूल संविधान में नहीं था। उसको हमें देखना, आरटीआई के माध्यम से देखना है। उसके बाद सूचना का अधिकार, जिसको आरटीआई कहते हैं, 2005 में आया। जो आरटीआई जिसे कहते हैं आप लोग, सूचना का अधिकार, इसको भी देखना है, जिसके माध्यम से बहुत बड़े बड़े घोटाले जो हुआ है, स्कैम वगैरह हुआ है, उसका उजागर हुआ है। और इस समय जो सामान्य व्यक्ति के हाथ में बहुत बड़ा हथियार है आरटीआई, जिसके माध्यम से वो किसी भी मंत्री, किसी बड़े अधिकारी के जो भी भ्रष्टाचार और करप्शन है उसके बारे में जान सकता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित, यानी जो नेशनल और जो इंटरनेशनल में जो राइट्स है वो क्या है। जैसे अभी मानवाधिकार आयोग के बारे में बताया, संगठन हो गया बहुत सारे, जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया, सो IMF हो गया, उसके बाद विश्व बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। इसके बारे में आपको जानना है, इसकी ये क्या है और वो कैसे कार्य करते हैं, इसमें कैसे क्या होता है, इसको जानना है। दूसरा है विज्ञान। देखिए दैनिक जीवन में विज्ञान के उपयोग, यानी हम जो डेली लाइफ में जो साइंस का यूज करते हैं उसको, देखिए मेन है इसमें, डेली लाइफ का मतलब होता है जो साइंस के जो एग्जाम्पल होते हैं उसको देखना है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी आप लोग को बता रहा था कि जो दूध है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। एक बात आप लोगों ने देखा होगा, जो देसी गाय है उसका दूध सफेद नहीं होता है। बाकी जितने भी एनिमल्स, बाकी अदर्स एनिमल है, उनके जो मिल्क है वो क्या होता है, व्हाइट होता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो केसिन नामक जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, मिल्क में पाया जाता है। क्या होता है, मिल्क में पाया जाता है जो प्रोटीन होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो अंडे होते हैं, अंडे में जितने भी प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं वो सभी पाए जाते हैं। देखिए हमारे बॉडी में मिनिमम, मैक्सिमम तो बहुत चाहिए होता है, मिनिमम 24 प्रकार के क्या होना चाहिए, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होती है। उनमें से हमारे बॉडी कुछ प्रोटीन बना लेते हैं और कुछ प्रोटीन हमें क्या है, बाहर से लेना पड़ता है। इसलिए जो अंडे होते हैं, अंडे के जो सफेद वाला भाग होता है
उसको समझ लीजिए। वो उसमें क्या होता है, टोटली ह्यूमन बॉडी को जितने भी प्रकार के प्रोटीन बाहर से चाहिए होता है वो बनता है। ठीक है, हमारे बॉडी में क्या होता है, ये आप लोग अगर साइंस पढ़े होंगे तो जानते हैं, सेल में एक अंग पाया जाता है जिसको अंगक कहा जाता है, जिसको राइबो राइबोसोम कहा जाता है, जिसको क्या कहता है, राइबोसोम कहा जाता है। तो वो क्या होता है, जो प्रोटीन होता है उसका सिंथेसिस करता है। जो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बनता है वो उसका सिंथेसिस करता है, उसको ध्यान रखिएगा। तो प्रोटीन क्या होता है, इस उसका यूज क्या है, प्रोटीन की देखिए, प्रोटीन का यूज है, देखिए प्रोटीन अगर हम लोग नहीं लेंगे तो देखिए बच्चों और जो महिलाएं होती है ना, इनको सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारे बॉडी का जो रिपेयर करते हैं, मरम्मत जिसे कहते हैं, और जो ग्रोथ करते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। और बच्चे का जो शरीर है बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं। एक एज के बाद क्या होता है कि हमारा बॉडी ग्रोथ करना बंद कर देता है। जैसे 20 साल के बाद क्या होता है, बॉडी ग्रोथ करना बंद कर देता है। लेकिन बच्चे का बॉडी क्या बहुत जल्दी, और जो फीमेल होती है, जो अधिकतर जो माताएं बनती है, यानी गर्भवती जो महिलाएं होती है, उनके शरीर में भी क्या होता है, प्रोटीन की आवश्यकता है। इसीलिए देखिएगा हमारे देश में लगभग 56% फीमेल और बच्चों में क्या होता है, प्रोटीन डिफिशियंसी है, यानी प्रोटीन की कमी है। तो इसलिए आप लोग अगर योजना का नाम अगर जानते हैं, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना का नाम अगर वो सुना होगा, राष्ट्रीय पोषण मिशन सुने होंगे उनका नाम। उसके माध्यम से क्या था, जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती है और बच्चे जो होते हैं, जो आंगनबाड़ी के बच्चे होते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 0 से 3 साल के बच्चे होते हैं, उनको क्या होता है, प्रोटीन दिया जाता है। तो प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो इसलिए कि इसका यूज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के अलग यूज होते हैं, फैट के भी अलग अलग यूज होते हैं। तो ये जो यूज होने वाली चीज है, उपयोग होते हैं उसको। जैसे अगर बोलेंगे न्यूटन के जो थर्ड नियम है, यानी लॉ है, उसका कहाँ का यूज होता है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके जो हमारी लैंप का होता है या मिरर होता है, उसका क्या यूज होता है, यानी किस मिरर से क्या होता है, हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसमें गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, ये अलग अलग चीज में क्या होता है, अलग अलग मिरर का हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको दैनिक जीवन में जो यूज किया जाता है उसको अगला है इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, यानी पर्यावरण का होता है। आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में क्या होता है, इन्वायरमेंटल कंपलसरी है, इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। कि इसमें हमें देखना है कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, इसके बाद पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, यानी पॉल्यूशन हो रहा है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, उनको देखना है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, उनके इससे बचने का क्या उपाय हो सकता है। देखिए इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि हमारे आसपास के जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होता है, इनको मिला के हम इन्वायरमेंट कहते हैं। यानी हमारे आसपास में जो जैविक और अजैविक वस्तुएं होती है, उसको मिला के क्या बनता है, इन्वायरमेंट बनता है। और इसमें क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है, हम ह्यूमन इंटरवेंशन जैसे जैसे क्या होता है प्रकृति पे बढ़ाते जा रहे हैं, उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन या जितने भी दिक्कतें हो रहे हैं पर्यावरण में वो हो रहा है। अब देखिए उत्तराखंड में देखिए इतने बड़े बड़े डैम बनाया जा रहा है, भूस्खलन हो जा रहा है, सुरंग बनाया जा रहा है, दिक्कतें हो रही है, वनों को काटा जा रहा है, दिक्कतें हो रहे हैं, पशुओं को मारा जा रहा है, दिक्कतें हो जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे दिक्कत है, इनको ध्यान रखें। अगला है राष्ट्रीय आय, यानी नेशनल इनकम, यानी हमारे देश में जो हमारे देश का जो नेशनल इनकम कैसे है, उस पर इंटरनेशनल एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, जो इंटरनेशनल और जो इंडियन इकोनॉमी, देखिए यहाँ पे इकोनॉमी नहीं पढ़ना, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है। दो शब्द इसमें ध्यान दीजिएगा, एक होता है इकोनॉमिक्स होता है, और एक होता है उसमें इकोनॉमी। हमें इकोनॉमी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है। और जो जिनका सब्जेक्ट है ना वो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर देखना है कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर में कितने कितने क्रॉप्स कितने होते हैं, यानी फसल कितने प्रकार के होते हैं, कौन से मौसम में किस फसल को बोया जाता है, उत्तराखंड में कैसे कैसे फसल बोई जाती है, उत्तराखंड में भूमि कैसे होती है, मिट्टी कैसे होती है, किस कितने प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं उत्तराखंड में, मिट्टी को यानी भूमि को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, मुट्ठी हो गया, इस तरह का जो भी चीज है इसको पढ़ना है। मुट्ठी से क्या होता है, भूमि को नापा जाता है, नाली से भूमि को नापा जाता है, ये सारी चीजों को देखना है। कॉमर्स, उत्तराखंड के पहले क्या आता है, सिटकुल आने से पहले उत्तराखंड के जो कॉमर्स यानी जो हमारे यहाँ का जो इकोनॉमी था, उसे कहते थे मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहा जाता।
कि अधिकतर जो पुरुष लोग हैं वो बाहर काम काम करते थे, और वहां से क्या होता, मनी ऑर्डर के माध्यम से क्या उत्तराखंड में पैसे भेजते थे, इसलिए मनी ऑर्डर इकोनॉमी का था। लेकिन क्या होता है, उत्तराखंड बनने के बाद जब से क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, और यहाँ का अपने जो स्थानीय डेवलपमेंट जो हुआ है, उसके कारण बहुत सारे लोग क्या है अब बाहर जाना बंद कर दिया है। फिर भी बहुत लोग जाते हैं। आप लोग देखिएगा, जो पौड़ी गढ़वाल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, बहुत सारे गांव भूतिया गांव बन गया है। सुने हैं ना, बहुत सारे गांव क्या बन गए हैं, भूतिया गांव बन गए। कि इसका कारण क्या है, लोग पलायन कर गए हैं। लोग क्या है, गांव को छोड़ के चले गए हैं, तो इसको क्या बन गए, भूतिया गांव बन गए हैं। तो इसको भी आप लोग को ध्यान देना है। अगला देखिएगा, अगला जो सिलेबस में पॉइंट है वो है उद्योगों दशा और दिशा। जैसे सिटकुल बनने के बाद हमारे उत्तराखंड में कितने सिटकुल एरिया है, सबसे बड़ा सिटकुल कौन सा है, ये सारी चीज आपको पढ़ना है। और भारत में भी देखना है कि भारत में कहाँ कहाँ पे ज्यादा ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, कब हुआ है, किसका ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है, इसके बारे में भी क्या है, हमें देखना है। अब देखिए, उत्तराखंड राज्य संबंधित ज्ञान, यानी जो स्टेट है उसका लेना। तो ये इसमें 10 खंड है, यानी 10 क्या है, पार्ट है। उनमें से प्रत्येक जो पार्ट है उनमें से दो दो क्वेश्चन आएंगे, दो दो क्वेश्चन इसमें आएंगे, उसको देखना। कि पहला है जनरल भूगोल, यानी जनरल क्या होता है, सामान्य भूगोल है, उसको देखना है कि उत्तराखंड की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, उसका विस्तार क्या है, उत्तर में कौन सा देश है, दक्षिण में कौन सा राज्य है, पूर्व में कौन सा देश है, नेपाल से कितने कितने जिले सीमा बनाती है, तिब्बत से कितने सीमा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, ये सारी चीज को देखना है। उसके बाद जलवायु देखना है। उसके बाद जल प्रवाह, यानी जो रिवर्स है उत्तराखंड के, उसको देखना है। जनसंख्या को देखना है, यातायात को देखना है, राजकीय प्रतीक वगैरह है कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राज्य पशु हो गया, पक्षी हो गया, वृक्ष हो गया। उसके बाद जो भी प्रतीक होगा उसको देखना है। उसके बाद इतिहास में देखते हैं। इतिहास में भी क्या है, 3 प्रकार के इतिहास है, एंसेंट हो गया, मेडुअल हो गया, और मॉडर्न हो गया। इनको भी हमको देखना है। तो उसको देखेंगे, जैसे एंसेंट में सबसे पहले जो भी यहाँ पे राजवंश रहे हो, कुनिंद हो, पौरव हो, कत्यूरी हो, फिर चंद राजवंश हो, पवार राजवंश हो, फिर आधुनिक काल में गोरखा और ब्रिटिश हो गया है, इनको हमको देखना है। उसे प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन, जो हमारे नेचुरल एंड इकोनॉमिकल जो रिसोर्स है उसको देखना है, चाहे जंगल हो गया, वन हो गया, जल हो गया, वन्य जीव, जैसे नेशनल पार्क होगा, उत्तराखंड में 5-6 नेशनल पार्क है, उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको देखना है। राजाजी नेशनल पार्क हो गया, उसके बाद नंदा देवी हो गया, उसके बाद आपका फूलों की घाटी हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया, ये सारी चीज देखना है। इसमें कौन कौन से एनिमल को संरक्षित की गई है, इन सारी चीजों को एक एक करके हमें विस्तार से पढ़ना है। कितने कितने जिलों में फैला हुआ है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, क्षेत्रफल के आधार पर ये हमें देखना है। उसके बाद क्या है, खनिज देखना है, यानी माइन देखना है। पशुपालन देखना है, जो भोटिया लोग को पशुपालन बहुत ज्यादा करते हैं, उसको देखना है। तो इसको देखना पड़ेगा। राजनीतिक में देखना पड़ेगा कि राज्य हो गया, जिला हो गया, तहसील हो गया, ग्राम कितने ग्राम है, और उसमें कैसे व्यवस्था है, पंचायती राज क्या है, ये सारी चीज को देखना है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उसको देखना पड़ेगा कि सबसे पहला पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, कितने विश्वविद्यालय है, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है, सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, सबसे महिला आधारित इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, ये सारी चीजें आपको देखना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे रीति रिवाज, यानी कस्टम, कौन कौन से पहनावा होते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे होते हैं। उसके बाद आभूषण कहाँ पहनते हैं, नाक में कौन सा पहनते हैं, गले में कौन सा, पैर में कौन सा, कमर में कौन सा आभूषण वगैरह पहनते हैं। उत्सव हो गया, यानी फेस्टिवल हो गया, कौन कौन सा है, नंद राज यात्रा यात्रा हो गया, रमण्य हो गया, उसके बाद हिल यात्रा हो गया। तो ये बहुत सारे फेस्टिवल आपको देखना है। उसके बाद कुंभ मेला हो गया, ये सारे देखना है। उसके बाद आपका जोल जो भी मेला हो गया, बहुत सारे मेला हो गया, आप लोग जानते हैं। तो इस सारे चीजों को देखना है। प्रमुख आंदोलन देखना है, यानी मेन क्या है, जो रेवोल्यूशन हुआ है उसको देखना है। कुली बेगर आंदोलन जो 1921 में हुआ था, बागेश्वर में खत्म किया गया था। डोला पालकी जो हुआ था, जो डोला पालकी में क्या होता है, उसमें जाने से रोका गया था। वन आंदोलन हो गया, चाहे चिपको आंदोलन हुआ, ये जो भी वन आंदोलन है, या मैत्री आंदोलन हुआ, ये सबको देखना है। उसके बाद पृथक उत्तराखंड राज्य के बनाने की बात की गई, जो सेपरेट, जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करने की बात सबसे पहले कब की गई है, श्रीदेव सुमन का क्या है रोल रहा इसमें।
उसके बाद और बाकी जितने भी और लोगों ने इसमें कितने कितने कब बने, किस तिथि को बने, कितने जिले हैं, कितने मंडल है, ये सारी चीज आपको देखना है। उसके बाद आर्थिक, जल विद्युत हो गया, जल विद्युत में जो टिहरी हो गया, पंचेश्वर हो गया, ये सारी चीज आपको देखना है। उसके बाद क्या है, उद्योग धंधे हो गया, औषधि हो गया, जैसे हिमालय को क्या है औषधि का घर कहा जाता है, यानी हाउस ऑफ द मेडिसिन, होम ऑफ द मेडिसिन कहा जाता है। आप लोग जानते हैं हनुमान जी यहाँ से क्या जड़ी बूटी लेके गए थे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद उत्तराखंड में जड़ी बूटी के लिए क्या होगा, जो सेलाकुआ है, देहरादून में जो सेलाकुआ जो सितकुल बना हुआ है, वो पूरी तरह से आयुर्वेदिक मेडिसिन पर निर्भर है, आप लोग जानते होंगे। तो इसको देखना है कि उसमें कौन कौन से मेडिसिन बनते हैं। उसके बाद उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के बाद आर्थिक देखिए आपको पता है कि उत्तराखंड राज्य बनने से पहले क्या था, इसको मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहा जाता था। अब क्या बना, इसको भी ध्यान रखना है। मनी ऑर्डर इकोनॉमी से अब कैसे बना, सिटकुल वगैरह आने के बाद क्या डेवलपमेंट हुआ, इसको भी हमें देखना है। जैसे अब देखिए रोड बढ़िया बन जा रहा है, चार धाम रोड बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, बहुत सारी चीज आपको देखने, रेल पटरी बन रहा है। अब देखिएगा कर्णप्रयाग तक रेल मार्ग ले जाने की बात चल रहा है, मतलब रास्ता चल रहा है काम। तो ये बहुत सारी चीज है, इसको हमें देखना है। अगला है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए क्या क्या डेवलपमेंट किया है। देखिए एसटी जो है, जिसको अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, ये उत्तराखंड में मेनली पांच है। एक है थारू, दूसरा है जोनसारी, तीसरा है भोटिया, चौथा है आपका भोक्सा और पांचवा है राजी। तो इनका क्या क्या कल्चर वगैरह है, इनको देखना है। और नानकमत्ता और चक्राता तो ऐसे विधानसभा है जो एसटी लोगों के लिए क्या है, रिजर्व है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे जनजाति और अनुसूचित जाति के जितने भी अधिकार है वो देखना है। जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो गया, एकलव्य विद्यालय हो गया, इनके बारे में आपको देखना है। एकलव्य विद्यालय का नाम सुने होंगे, कस्तूरबा गांधी विद्यालय का नाम सुने होंगे, या इनको छात्रवृत्ति वगैरह जो दी जाती है वो क्यों देती है, कैसे दी जाती है, इनके बारे में हम जानेंगे। समसामयिक, उत्तराखंड संबंध जो समसामयिक होता है, अभी देखो उत्तराखंड में क्या है, यूसीसी लागू किया है, सामान्य नागरिक संहिता लागू किया है। तो इसको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में कौन सा गेम होता है, जैसे लक्ष्य सेन का बहुत बड़ा योगदान है खेल में, तो इन खिलाड़ियों के बारे में भी जानना है जो करंट से संबंधित है, तो इनके क्या क्या योगदान है उसको भी देखना है। उसके बाद क्या है, मनोरंजन के साधन देखिए उत्तराखंड में क्या है, फिल्म उद्योग को करने के लिए क्या बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं यहाँ पे, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे साधन हो रहे हैं। अभी देखिएगा उत्तराखंड में क्या है, योग टूरिज्म शुरू हो गया है। उसके बाद उसके लिए जो ऋषिकेश है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी क्या है, मेडिसिन, मेडिसिन क्या है, टूरिज्म में भी शुरू किया जा रहा है। मेडिसिन मतलब जो चिकित्सा के संबंध में, देखिए चिकित्सा का मतलब केवल हॉस्पिटल में चिकित्सा नहीं होता है, बहुत और भी विधि होते हैं, जैसे आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, नेचुरोपैथी हो गया। तो इनके माध्यम से भी क्या होता है, चिकित्सा दी जाती है। ये उत्तराखंड में क्या होता है, इन्वायरमेंट अच्छा है तो बाहर से लोग यहाँ पे क्या है ट्रीटमेंट लेने के लिए आता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शहरों में क्या है, एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है। आप दिल्ली में अगर जाएंगे तो दिल्ली में क्या है, उत्तराखंड में अगर कोई व्यक्ति अगर 60 साल जिएगा तो वही व्यक्ति दिल्ली में 50 साल तक जिएगा। 10 साल का अंतर आ जाएगा कि एयर पोल्यूटेड इतना ज्यादा है। तो इसलिए क्या है, उत्तराखंड में क्या है, चिकित्सा पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो इन सभी सिलेबस, आपके इतने सिलेबस है, और इन सिलेबस को एक एक करके गहराई से पढ़ा जाएगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटा नहीं। जीएस में बोल रहा हूँ, बाकी सामान्य बुद्धि है, ये भी आपका सिलेबस में है, इसको भी बढ़िया से पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसको निराशर पढ़ाएंगे। मैं जीएस पढ़ाऊंगा उत्तराखंड, और सामान्य मतलब जो सामान्य जीएस है उसको आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज पहली क्लास है, ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, अभी यहाँ तक समाप्त करते हैं। कल से क्या है कि एक एक टॉपिक को पहले लिया जाएगा और उसको पढ़ा जाएगा। तो पहले क्या है, हम जीएस को पढ़ेंगे, और जीएस को पढ़ने के बाद क्या होगा, उसमें डिवाइड कर लेंगे। अगर 6 दिन की क्लास होती है तो क्या है, 4 दिन जीएस पढ़ेंगे और 2 दिन क्या उत्तराखंड पढ़ेंगे। तो जिससे क्या होगा, उत्तराखंड भी कवर हो जाएगा और जीएस भी कवर हो जाएगा। ठीक है, बाद में ऐसा नहीं होगा कि हमने उत्तराखंड नहीं पढ़े हैं। तो ऐसे लेके चलेंगे कि 6 दिन के में 4 दिन आपका जीएस होगा और 2 दिन क्या है उत्तराखंड जीके होगा। और एक बात है, आप लोगों के पास सिलेबस होना चाहिए, और दूसरी बात है टीबीएस एयर के जितने भी आपको क्वेश्चन मिल जाए
वो आपके पास कलेक्शन होना चाहिए, जिससे कि आपको मालूम चले कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है। देखिए कोई भी चीज का नेचर जब तक समझ में नहीं आ पाता है तब तक हम उनसे लड़ नहीं पाते हैं। इसलिए दुश्मन जो भी है ना, उसको समझने के लिए सबसे पहले क्या है, उसके कल्चर, उसका नेचर को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अंग्रेजों ने क्या है, भारतीयों को पहले नेचर समझा, उसके बाद भारतीयों को समाप्त कर दिया। इसलिए भी आपको भी इसको, अगर इस एग्जाम को निपटना है तो उस एग्जाम के नेचर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। सबको गुड नाइट। इसका वीडियो आपको भेज देंगे।